quasi contract. quasi contract, सबसे पहले समझते हैं कि सर ये quasi contract मतलब क्या। A valid contract must contain certain elements such as offer, acceptance. A valid contract must contain certain essential elements such as offer, acceptance, capacity to contract, consideration and free consent. नॉर्मली क्या है ना, लॉ क्या कहता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होना चाहिए। ओके। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए। तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं, वैलिड मानते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? आंसर इज नो। सो लॉ क्या कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वैलिड बनाना है ना, तो 5-6 चीज़ों का एसेंशियल एलिमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट का, उनका होना ज़रूरी है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा ना, वैलिड नहीं होगा। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन या फिर फ्री कंसेंट। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं रहेगा बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी लॉ क्या करता है ना, बट कभी कभी लॉ क्या करता है, कर देता है ना, imposes an obligations on one party and confer a right in favor of one of another. Such type of contract is known as quasi contract. लेकिन कभी कभी लॉ, कोर्ट कहता है कि इनके अलावा भी मतलब कभी कभी ना ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ भी नहीं होता है, फिर भी ना लॉ कुछ चीजों पे ना क्या कर देता है, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। हाँ, कभी-कभी ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी कोर्ट क्या कर देता है ना, फिर भी कोर्ट कभी-कभी क्या कर देता है ना, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ना लॉ क्या कर देता है ना, कभी-कभी एक पार्टी के ऊपर ड्यूटी इम्पोज़ कर देता है और दूसरे पार्टीज के ऊपर, एक पार्टीज के ऊपर ड्यूटी इम्पोज़ कर देता है और दूसरे पार्टीज को ना कुछ राइट दे देता है। एक पार्टीज के ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर देता है, ऑब्लिगेशंस इम्पोज कर देता है और दूसरे व्यक्ति को ना राइट दे देता है। देन उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अगेन कभी कभी क्या होता है ना, पार्टीज के बीच में कोई भी आपस में ऐसा एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन लॉ कभी कभी क्या करता है ना, एक व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी लगा देता है और दूसरे व्यक्ति को राइट दे देता है। और हम उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स, ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये कानपुर में खो गया था। हाँ, खो गया था। खोने के बाद ना उस व्यक्ति को फ़ोन मिला, उसने मेरे को अच्छे से दे दिया तो ठीक है। लेकिन समझो अभी, से फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन कहीं पे खो गया था। अब जिस व्यक्ति को भी मेरा फ़ोन मिला होगा, दैट पर्सन इज़ नोन एज़ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब वो फाइंडर ऑफ गुड्स और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ था क्या? आंसर इज़ नो, नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन लॉ ना कभी-कभी क्या करता है, ऐसे सिचुएशन पे ना लॉ क्या कर देता है, उस व्यक्ति के ऊपर, फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर ना ड्यूटी इम्पोज़ कर दिया लॉ ने। ड्यूटी इम्पोज़ कर दिया है और मेरे को कुछ राइट दे दिया है। सर क्या ड्यूटी इम्पोज़ कर दिया फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर? फाइंडर ऑफ गुड्स को लॉ ने कहा कि भैया इफ यू हैव फाइंड समवन्स गुड्स, देन यू हैव टू रिटर्न हिम दैट गुड्स। लॉ क्या कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स को, अगर तुमको किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स मिल जाता है ना, तो तुमको उसको प्रॉपर्ली केयर करना है। और जैसे ही ट्रू ओनर मिल जाता है, ट्रू ओनर को ढूंढना है और ट्रू ओनर मिलने के बाद उसको गुड्स क्या कर देना है, वापस कर देना है। ये लॉ ने किसके ऊपर ड्यूटी डाला है, फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर ड्यूटी डाला है। और मेरे ऊपर क्या राइट दे दिया है कि अगर आपको फाइंडर ऑफ गुड्स मिला, आप क्या कर सकते हो, उससे अपना फोन वापस ले सकते हो। यहाँ पर मेरे और वो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसके बीच में कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी हमारे ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया और वो कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया, वो बनाया है लॉ ने। लॉ ने एक व्यक्ति को ड्यूटी दे दिया और दूसरे व्यक्ति को राइट दे दिया। उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। A valid contract must contain certain essential elements such as offer, acceptance, capacity to contract, consideration, and free consent. But sometimes law imposes an obligations on one party and confer a right in favor of another. Such type of contract is known as quasi contract.
quasi contract. Example, finder of goods, payment by an interested person. फाइंडर ऑफ गुड्स को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है। फाइंडर ऑफ गुड्स को हम लोगों ने उसका प्रोविजन भी हम लोगों ने पढ़ा है, और मैंने उसका वो भी करवाया है, केस स्टडी भी करवाया है। प्रोविजन तो पढ़ाया ही है, साथ में उसका केस स्टडी भी करवाया है। केस स्टडी भी करवाया है दैट फाइंडर ऑफ गुड्स इज एन डीम्ड ओनर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो वहां से भी ध्यान देना, क्वेश्चंस आ सकता है ना। अभी हम लोग चलते हैं केस स्टडी के ऊपर, जो किसके ऊपर बेस्ड है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर एल इज द ओनर ऑफ ए हाउस। ओनर कौन है? मिस्टर एल। किसका ओनर है? घर का ओनर है। मिस्टर एल इज द ओनर ऑफ एन हाउस हु लेट इज हाउस टू एम फॉर रेंट। जिसने क्या कर दिया, अपना घर किराया में किसको दे दिया है? किसको दे दिया है? एम को दे दिया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय मिस्टर एल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किसको करना है? घर दे दिया है, पूरा का पूरा घर जो है ना, वो एल ने मिस्टर एम को दे दिया है। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ना, वो एल ही पे करेगा, एम को इलेक्ट्रिसिटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट एम जो है ना, एल के घर पे रह रहा था, ठीक है। अब एम पेड द अमाउंट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन विच मिस्टर एल वाज लीगली बाउंड टू पे, है ना। अब मैंने ना अपना जो स्कैनर है वहां से मैंने इस फैक्ट को समराइज किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ ना, ए एल को पे करना था रेंट, एल को क्या करना था, रेंट, ओ सॉरी, एल को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था। एल को क्या पे करना था? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। लेकिन एल ने पे नहीं किया। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अगर बिल पे नहीं करोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको क्या कर देता है ना, आपका कनेक्शन काट देता है। आपका कनेक्शन क्या कर देता है? काट देता है, ठीक है ना। सुनो, एल को पे करना था इलेक्ट्रिसिटी बिल, एल ने पे नहीं किया। अब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है ना, वो काट देता है। हाँ हाँ, काट देता है। जब आप लंबे समय तक के लिए पे नहीं करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो काट देता है। काट देता आएगा और काट के चला जाएगा। अब अगर 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 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आया एल के घर पे और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अगर काट के चला गया, तो भैया नुकसान तो किसको भी होगा? एम को भी होगा भाई, क्योंकि अंधेरे में रहना पड़ेगा भाई साहब, लाइट जला के, बत्ती जला के कैसे रहेंगे? दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पे क्या है ना, एम भले ही लॉफुली पे करने के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इंटरेस्टेड है। अरे इंटरेस्टेड का मतलब समझ रहे हो ना, अगर वो पे नहीं करेगा डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट आके एल के घर की लाइट काट देगा, कनेक्शन काट देगा। कनेक्शन काट दिया तो भैया इसको भी तो अंधेरे में रहना पड़ेगा ना। सो एम इज एन इंटरेस्टेड पर्सन, एम इज एन इंटरेस्टेड पर्सन, है ना। कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेकिन लीगली इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किसको करना था? एल को करना था। एल ने पे नहीं किया। एल की जगह पे एम ने अभी के लिए क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। एम पेड द अमाउंट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन व्हिच मिस्टर एल वाज लीगली बाउंड टू पे। क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या एम पेड 50,000 बिल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैन एम टेक रिम्बर्समेंट फ्रॉम एल। क्वेश्चन ये है कि क्या एम किससे रिम्बर्समेंट ले सकता है? एल से रिम्बर्समेंट ले सकता है क्या? ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ पहले, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जो कहानी मैंने बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे साथ रघुनाथ, तो किस बात की टेंशन? यस सर, यस। ओके, है ना। आया तो अच्छी बात है भाई, है ना। अब अब आते हैं सेक्शन नंबर 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे। कहाँ पे आते हैं? 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे। इफ एन इंटरेस्टेड पर्सन मेक्स ए पेमेंट ऑफ मनी इन विच, क्या लिखा हुआ है, इन विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू पे, देन सच इंटरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है लॉ कहता है कि भैया अगर 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 इंटरेस्टेड पर्सन, अगर 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 इंटरेस्टेड पर्सन क्या कर देता है ना, सुनो क्या करता है, फिर इंटरेस्टेड पर्सन मेक्स ए पेमेंट ऑफ मनी इन विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू पे। अगर कोई व्यक्ति
लीगली बाउंड था किसी व्यक्ति को पे करने के लिए। जैसे हमारे वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में एल वॉज बाउंड टू लीगली पे एन अमाउंट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेकिन एल की जगह पे पेमेंट किसने कर दिया? एम ने पे कर दिया। एम वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन। एम ने क्या कर दिया है? एल की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या कर दिया है? पे कर दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन ने जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया, which which एल वॉज लीगली बाउंड टू पे, क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन बाद में एल से जो लीगली एंटाइटल था पैसे पे करने के लिए, उससे रिम्बर्समेंट मांग सकता है क्या? तो लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 69 कहता है यस। इफ एन इंटरेस्टेड पर्सन मेक्स a payment of money in which another person is bound by law to pay, then such interested person is entitled to be reimbursed by the other. इंटरेस्टेड पर्सन क्या कर सकता है? उस व्यक्ति से रिम्बर्समेंट मांग सकता है। बस यही है इसका प्रोविजन, ठीक है ना? इफ एन इंटरेस्टेड पर्सन मेक्स ए पेमेंट ऑफ मनी इन विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू पे, देन सच इंटरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर। देखो, एल और एम के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करना है, इससे रिलेटेड एल और एम से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि एम इंटरेस्टेड पर्सन था। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देंगे ना, तो घर का कनेक्शन कट जाएगा, और कनेक्शन कट गया भाई, तो भैया एम को भी तो दिक्कत होगा ना। तो एम वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन, एल को पे करना था लीगली, लेकिन पे किसने कर दिया है? एम ने पे कर दिया है। एम वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो अब लॉ ये कहता है भाई, भले ही एल और एम के बीच में इसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिसाइडेड नहीं हुआ था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, फिर भी अगर इंटरेस्टेड पर्सन पे कर देता है, इंटरेस्टेड पर्सन अगर पे कर देता है, देन वो दूसरे व्यक्ति से जो लीगली बाउंड था पे करने के लिए, उससे क्या कर सकता है? पैसे रिम्बर्स कर सकता है। कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? एम वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन सो ही कैन रिकवर मनी फ्रॉम एल। ये मैंने छोटा सा कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका प्रोविजन तो मैंने बढ़िया था, वही लिखना है आप लोगों को। कंक्लूजन में क्या करना है? मैंने बोला था ना, कंक्लूजन में आपको क्या करना है? थोड़ा सा प्रोविजन ऐड करना है, ऊपर के फैक्ट्स थोड़ा सा ऐड करना है, और उसके बाद अपना कंक्लूजन देना है। ये जो छोटा सा कंक्लूजन दिया है ना, ये सिर्फ एक आंसर है। ये तुम लोगों के लिए बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वही है, ठीक है ना? वो बोलते ना, आग लगाने के लिए क्या बोलते हैं? माचिस का तिनका, यही है, बाकी कुछ नहीं है ना? एम वाज एन इंटरेस्टेड पर्सन सो ही कैन रिकवर मनी फ्रॉम एल। एम इंटरेस्टेड पर्सन है, इसीलिए वो एल से क्या कर सकता है? मनी रिकवर कर सकता है। कंक्लूजन खुद से लिखने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले सेक्शन नंबर 69 के प्रोविजंस को अच्छे से याद कर लेना। इंटरेस्टेड पर्सन से मे भी क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है ना? दिस इज अगेन फ्रॉम दी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है, एक फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स, दूसरा इंटरेस्टेड पर्सन वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये डन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगा आगे। इतने ठंड में तुम्हारे लिए आया हूँ, है ना? 12 बज चुका है ना? कुछ तो कुछ तो कुछ तो वो कर लो, कुछ तो रहम कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कोई बोल ही नहीं रहा है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है तुम लोगों को। अभी यहाँ पे बकवास करना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो सब लोग ऐसे 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 जाग जाएंगे, जाग ही जाएंगे बिल्कुल। सर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जो बेलमेंट था, वो सेम ही इसका जैसा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स जो बेलमेंट था, हाँ हाँ हाँ, सेम ही बातें रहो, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन था हमारा, हट जा भाई, साइड दे दे, डिस्टर्ब मत करो भाई। हमारे पास हमारे पास है रघुनाथ तो किस बात की है चिंता। ला, 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 ला। हाँ, अब ये टू टू जीरो टू वन का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, बच्चों को देख के लगेगा भाई इसका आंसर तो छोटा, हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन इतना बड़ा है, इससे छोटा आंसर लिख के आएंगे तो आईसीआई नंबर देगा क्या? ये कितने बच्चों का डाउट है। आंसर बड़ा चला के लिख देते ना, क्या दिक्कत है? मेन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, बाकी आंसर बड़ा चला के लिख देते हैं। नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना, उससे छोटा तो आंसर है, बहुत ही छोटा आंसर है, बहुत ही छोटू सा आंसर है ये। एक बार क्वेश्चंस पढ़ो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, 2 मिनट का समय देता हूँ मैं तुम लोगों को। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, एक बार क्वेश्चंस पढ़ के मेरे को ये बता दो कि ये क्वेश्चंस। एक सेकंड, अपना पेन गुस्सा हो गई है, अपना पेन जो है ना वो गुस्सा हो गई है, इसको फुसलाना पड़ेगा ना। पेन जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गई है, नाराज हो गई है।
सॉरी। चल, ये थोड़ा सा गुस्से में लग रही है, उसको छेड़ते नहीं। ये शांत हो जाओ। ए मंजुलिका, शांत हो जाओ। हाँ, चल। वाह 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 वाह। ये क्या था, तो वही वाला जो काऊ वाला एग्जाम्पल है, वही है। ये वही है, काऊ वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। अगर हम लोग गुड्स को बेलमेंट कर देते हैं, गुड्स को क्या कर देते हैं, बेलमेंट कर देते हैं, और ये बेलर है, ये बेलर है, ये बेलर है, और ये बेली है ना। ये बेलर है और बेली है, ठीक है ना। और लॉ ने एक चीज कहा था, अगर बेलमेंट के दौरान कुछ कुछ गुड्स में अगर इंक्रीज हो जाता है, मैंने एग्जांपल 4 काव दे दिया था बेली को रखने के लिए, और उस 4 काव में से 4 बछड़े हो गए, तो जो गुड्स मैंने बेलमेंट के लिए दिया था, वहां से कुछ बेनिफिट आ गया, है ना। तो लॉ ने क्या कहा था बेली को, जब आप ये 4 गाय को लौटाओगे बेलर को, तो साथ में आपको ये जो 4 बछड़े हुए थे ना, इनको भी क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था ना, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 1,000 छोटे छोटे बर्ड्स को बेल कर दिया था, और साथ में 10,000 एग्स को भी क्या कर दिया था, बेल कर दिया था, ठीक है। द कंडीशन वॉज दैट व्हेन द फ्लीमिंग रिटर्न्स, फ्लीमिंग नाम का व्यक्ति ने बेलमेंट कर दिया था, ठीक है। ही विल repay the deposits and take possession of his farm with live birds and eggs। बोला है कि भैया एक व्यक्ति था, उसने 1 लाख बर्ड्स को और 10,000 एग्स को क्या कर दिया था, बेलमेंट में रख दिया था। ऐसा कौन करता है भाई, इतने सारे 1 लाख बर्ड्स को और 10,000 एग्स को ना बेलमेंट में रख दिया था, तो सब पागल था। लेकिन ठीक है, 10,000 एग्स को और 1 लाख बर्ड्स को बेलमेंट में रख दिया था। 1 साल बाद आया, पागल, प्रो पागल। After 1 year, Fleming came back and returned the deposit. At that time, there were 109,000 live birds. Increases due to hatching of eggs. Out of 10,000 eggs he had left and 15,000 eggs. क्या हुआ ना, कहानी खतरनाक हुई है। 1 लाख जिंदे पक्षियों को छोड़ के गया था, और उसमें से 10,000 अंडे थे। अब 1 साल बाद आएगा, तो अंडे में से तो बच्चे निकलेंगे ही। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, हाँ हाँ, अंडे में से क्या निकल गए, बच्चे निकल गए। सर, कितने बच्चे निकले, बोले 10,000 अंडे में से 9,000 बच्चे निकले। 1,000 का क्या हुआ, हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें बताया नहीं है, तो मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, ठीक है। 1,000 अंडे का क्या हुआ, प्लीज़ डाउट मत पूछना, मुझे नहीं पता, है ना। बस जो लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। 1 लाख बर्ड्स थे, उसमें से कितने बर्ड्स पैदा हुए, 9,000 पैदा हुए, तो बर्ड्स में इंक्रीज हो गया। 1 लाख पहले थे, अब 9,000 हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 1,09,000 हो गए। उसके बाद से ना और 15,000 एग्स हुए, है ना, और 15,000 और एग्स हुए, ठीक है, और अंडे 15,000 और अंडे निकल गए, ठीक है। उसके बाद जो स्टीफन है, उसने क्या बोला कि मैं ना सिर्फ 1 लाख पंछियों को और 10,000 अंडे को ही लौटाऊंगा, बाकी चीज में नहीं लौटाऊंगा। जो 9,000 एक्स्ट्रा बर्ड्स का जो जन्म हुआ है मेरे यहाँ पे, मैं इनको नहीं लौटाऊंगा। और ये जो 5,000 ज्यादा अंडे यहाँ पे हुए ना, इसको भी मैं नहीं लौटाऊंगा। मैं तो उतना ही लौटाऊंगा जितना तुमने दिया था। तुमने मुझे 1 लाख पंछी बर्ड्स दिया था, और 10,000 अंडे दिए थे। 1 लाख बर्ड्स दिया था, और 10,000 तुमने अंडे दिए थे। जितना तुमने दिया था ना, मैं उतना लौटाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे यहाँ पे क्या कहानी हुई है वो तुम मत समझो। कौन किसको बोल रहा है, स्टीफन बोल रहा है फ्लेमिंग को। लेकिन फ्लेमिंग ने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी चलता है यार, ऐसा थोड़ी चलता है। मेरे जब मेरे यहाँ पे मैं जब अंडे देके गया था, उस अंडे में से 9,000 बच्चे निकले, मुझे वो वाले बच्चे भी चाहिए। कौन किसको बोल रहा है, फ्लेमिंग बोल रहा है किसको, स्टीफन को। स्टीफन बोल रहा है नहीं ऐसा क्यों, 1 लाख था ना, 1 लाख बेलमेंट किया था, 10,000 अंडे दे रहा हूँ ना, जो तू मेरे को यहाँ पे छोड़ के गया था, वो मैं तेरे को दे तो रहा हूँ। किस बात की दिक्कत है। स्टीफन किससे पूछ रहा है, फ्लेमिंग से पूछ रहा है। फ्लेमिंग उसके बाद कोर्ट पे चला गया, ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट क्या बोलता, कोर्ट तो वही बोलता जो लॉ में लिखा हुआ है। कोर्ट ने बोला
कोर्ट ने बोला कि भैया ये है सिंपल, कहाँ गया प्रोविजन, कहाँ गया? कोर्ट ने सिंपल बोला, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर द पर्पस इज कंप्लीटेड। पहली चीज तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई बेली का ड्यूटी है कि जैसे पर्पस कंप्लीट हो जाएगा इट इज ही हैज टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर द पर्पस इज कंप्लीटेड, ठीक है। द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट व्हिच मे हैव एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। जो गुड्स मैंने बेलमेंट में दिया था उसमें से अगर कोई प्रॉफिट निकल के आता है, उसमें से अगर कोई प्रॉफिट निकल के आता है ना, तो वो प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा, बेली को बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये जो 15,000 एक्स्ट्रा अंडे आए थे वो भी इन्हीं 1 लाख पंक्षियों से आए होंगे। हाँ हाँ, जो 15,000 एक्स्ट्रा अंडे आए थे वो भी 1 लाख पंक्षियों से आए होंगे। तो ये बेनिफिट कहाँ से निकला है, जो गुड्स हमने बेलमेंट में दिया था वहां से निकला है। तो वो गुड्स, वो 15,000 अंडे, फिर 1 लाख बर्ड्स, और जो 10,000 हमने अंडे दिया था अलग से, उस 10,000 अंडे में से बच्चे भी निकले हैं, तो बच्चे भी तो प्रॉफिट ही है। तो वो जो अलग से बच्चे पैदा हुए हैं वो, और जो एक्स्ट्रा 15,000 अंडे हुए हैं, ये सब जो भी बेनिफिट निकला है वो सबको क्या करना पड़ेगा, बेली को बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म। इतना इजी प्रोविजन 4 नंबर के लिए आया है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। It's the duty of the bailey to return the goods to the bailor after the purpose is completed. The bailey is bound to deliver to the bailor any increase or profit which may have accrued from the goods bailed. इतना छोटा प्रोविजन से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाए, बताओ। ठीक है, जब मॉड्यूल देखने जाओगे ना तो सिर्फ एक लाइन पे छोड़ दिया है, एक लाइन पे छोड़ दिया है, एक ही लाइन में है या 2 लाइन में खत्म कर दिया है। लेकिन 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इसके लिए तुमको पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, राम कथा, बेली का ड्यूटी ये था, बेलर का ड्यूटी ये था, बेलमेंट ये है, वो है, ये वो, ऐसा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ना सिर्फ वही चीज लिखना है जो पूछा गया है, भले ही वो आंसर एक लाइन में खत्म क्यों ना हो रहा हो, आपको वो तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पे आप आंसर को बढ़ाने के लिए ऊपर का जो लाइन है उसको लिख सकते हो, इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर द पर्पस इज कंप्लीटेड, ये लिख दो ना। उसके बाद नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ सीधा, उसको लिखो, कंक्लूजन लिखो, आगे बढ़ो। 4 नंबर में ज्यादा रायता नहीं फैलाओ, कोई भी इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर के लिए पूछा है ना, फटाफट से प्रोविजन लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, आंसर को बढ़ाना है, उसका डेफिनेशन लिख दो, कंक्लूजन लिखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ बिल्कुल। इसमें फुल नंबर आएंगे अगर आप ऐसे आंसर लिख के आओगे तो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और जो व्यक्ति पूरा लिख रहा है, फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट, फंक्शंस लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, उसके बाद इसके एकदम बेलमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखूंगा, एग्जाम्पल दूंगा बेली और बेलर का, सब कुछ लिखेगा बेटा जी, सब कुछ, सब कुछ लिख देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है ना, बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट व्हिच मे हैव एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, ये नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना है। कंफ्यूजन खुद से लिख के कोशिश करो खुद से कंफ्यूजन लिखने का। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपने कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पस अकम्प्लिश बी रिटर्न, है ना। ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये और ये पढ़ना है। ठीक है, डन है क्या, जल्दी बोलो, ये डन है। इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, जल्दी बोलो गधो, ये गधो, गधो। नहीं 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 नहीं, प्लेज वाला प्रोविजन तुम लोग क्योंकि डिपॉजिट देख रहे हो इसलिए पूछ रहे हो ना सर। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट के बीच में डिफरेंस, जिन गधों ने इसको नहीं पढ़ा है ना वो बिल्कुल गधा है, नालायक है, नालायक गधा, नालायक गधा, गधिनी, नालायकिनी, सब कुछ बोल दूंगा मैं, इसीलिए क्योंकि इसको मैंने ना डिफरेंस में इंक्लूड किया था, और मैंने बोला था कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट पढ़ना है तुम लोगों को, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट तुम लोगों को पढ़ना है। मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आएगा, मैं तभी बोला था इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, और इसके 7 पॉइंट्स पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ मैं बता दूंगा, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई, जिसने भी नहीं पढ़ा है मैं बता रहा हूँ, गधा है, गधिनी है, गधेड़ा है, गधेड़ी है, सब है, अभी बोल रहा हूँ मैं। उसको पढ़ना चाहिए था, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2018 वाले क्वेश्चंस पे, 2018 वाले क्वेश्चंस पे। हाँ, फिर ठीक है, 2018 नवंबर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कौन है भाई, हाँ, अजहर, अजार कंजाइंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज, इसको क्या है, इसको क्या है, ये आता है फिर जाता है फिर बाद में बोलता है मेरे को समझ ही नहीं आया।
ठीक है ना? Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell the goods consigned to him through auction. ठीक है? Aziz authorized Rahim to receive the proceeds and transfer those proceeds once in 45 days. Rahim sold goods on auction for 2 lakhs, but before transferring the proceeds of the auction, become insolvent. Assess the liability of Aziz according to the provision of Indian Contract Act 1872. अगर तुम लोगों को मेरी जो बात थी, एक मैंने बात बताया था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ऐसा करके कुछ बात बताया था, नहीं, वो नहीं, मैंने एक बात बताया था, ये वाला, ये वाला बात बताया था मैंने, ठीक है ना? अब इसकी कहानी मैं समझा देता हूँ, पहले कहानी समझा देता हूँ, नहीं पहले प्रोविज़न समझा देता हूँ, फिर कहानी पे आता हूँ। सर, एक सब एजेंट होता है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। हम सब एजेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में बात करेंगे। सर, हु इज़ सब्स्टिट्यूट एजेंट मीन्स, तो सब्स्टिट्यूट एजेंट मतलब कौन होता था? एजेंट कोई दूसरा एजेंट अपॉइंट करता था लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए करता था। दिस इज एन सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब एजेंट क्या होता था? मेरे को प्रिंसिपल ने काम दिया, मैं एजेंट, मैंने दूसरा कोई एजेंट अपने लिए काम किया है। जैसे आप लोग करते हो ना, से फॉर एग्जांपल आप मम्मी आपको बोल देती है कि भाई जा दुकान से नीचे जाके या फिर दुकान से ना बिस्किट लेके आ जा या फिर कुछ भी लेके आ जा, सब्जी लेके आ जा। तो आप घर के बड़े होंगे तो आप छोटे को बोल दोगे, "ए छोटू, जा ना लेके आ, जाना लेके आ, ये ले पैसा ले।" दिस इज नथिंग बट एन सब एजेंट का कॉन्सेप्ट है ये। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, एजेंट ने दूसरे अपना कोई एक व्यक्ति अपॉइंट किया और उसे काम कराया। दिस इज एन सब एजेंट। ठीक है? सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट एजेंट होता है, एजेंट ही अपॉइंट करता है सब्स्टिट्यूट एजेंट को, लेकिन किसके लिए अपॉइंट करता है? ये प्रिंसिपल के लिए अपॉइंट करता है। ठीक है सर, है ना? अब यहाँ पे दो चीजें, जब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट करेगा ना, तो यहाँ पे दो चीजें, अगर उसने गलत तरीके से सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट किया, गलत तरीके से किसको अपॉइंट किया? सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट किया, और उस सब्स्टिट्यूट एजेंट की वजह से प्रिंसिपल को अगर कुछ नुकसान हो जाता है ना, देन ऐसे में लॉ कहता है कि एजेंट हैज टू पे सच डैमेजेस टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एजेंट ने कोई सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट किया, इस बार उसने प्रॉपरली अपॉइंट किया था, प्रॉपरली अपॉइंट किया था, प्रॉपरली अपॉइंट किया था। ठीक है, प्रॉपरली अपॉइंट किया था। ठीक है सर, प्रॉपरली अपॉइंट किया था, और इस सब्स्टिट्यूट एजेंट की वजह से प्रिंसिपल को नुकसान हो जाता है, देन ऐसे में फिर वो एजेंट क्या नहीं होगा? वो उस लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका प्रोविजन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था ना, अजार एक सेलर था और अजीज उसका एजेंट था। ठीक है ना? अजार ने अजीज को बोला कि भाई मेरे ना ये गुड्स है, ये बेच दे। ठीक है, फिर अजीज ने क्या किया ना, ऑक्शनर अपॉइंट किया। अब सर ऑक्शनर अगर आप पढ़ोगे ना, तो ऑक्शनर इज एन एजेंट ऑफ सेलर। हाँ हाँ, ऑक्शन सेल में ऑक्शनर इज नॉट एन सेलर, ऑक्शनर इज एन एजेंट ऑफ सेलर। इसका मतलब ये है, रहीम किसका एजेंट है बेटा? रहीम किसका एजेंट है? अजार का। ये आप लोगों को क्वेश्चन के हिंट से समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया है। इसका मतलब ये है कि अजीज ने रहीम को अपॉइंट किया है, लेकिन रहीम काम किसके लिए करेगा? अजहर के लिए काम करेगा। बिकॉज वाई? बिकॉज एन ऑक्शनर इज एन एजेंट ऑफ द सेलर। वाह, ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया भाई? अब सब्स्टिट्यूट एजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है सर, अजीज ने रहीम को बोला था कि भाई गुड्स ऑक्शन में बेच देना, और जो भी बेच के पैसे आएगा ना वो अपने पास रख लेना। ये अजीज ने रहीम को बोला था। ठीक है, रहीम ने क्या किया? रहीम ने ना गुड्स बेच दिया 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का बेच दिया है। ठीक है ना? बट बिफोर गिविंग मनी ही बिकम इंसॉल्वेंट। अब रहीम ना पैसे किसको लौटाता? अजहर को लौटाता। अजहर को लौटाने से पहले ये हो गया इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या भाई? अजहर को लॉस हो गया ना, अजहर को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ है, अजहर को जो लॉस हुआ है, क्या इस लॉस के लिए अजीज लाइबल है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है। इस लॉस के लिए क्या अजीज लाइबल है या नहीं है? ये क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे ये जो है ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। क्यों भाई? एक बच्चे को कैसे समझ में आएगा इतना सारा चीजें? नहीं समझ में आएगा उसको, नहीं आएगा उसको समझ में। ये आप मान सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप इसको मान सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में ये भी एज्यूम करो, वो भी एज्यूम करो, भाई कैसे एज्यूम करेगा? ठीक है, अब हु इज लाइबल, लीगल क्वेश्चन ये है, हु इज लाइबल, वेदर अजीज एजेंट इज लाइबल फॉर द लॉस टू द प्रिंसिपल। ठीक है ना?
अब कोई व्यक्ति अगर ऑक्शनर को अपॉइंट करता है ना, तो प्रॉपरली ही अपॉइंट करता है। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बाकी कोई ऐसा हिंट नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बाकी ऐसा कोई भी अजीज ऑथराइज रहीम टू रिसीव एम्प्लॉय रेवेन्यू सेल द गुड्स कंसर्न टू हिम थ्रू द ऑक्शन। अजीज ऑथराइज रहीम टू रिसीव द प्रोसीजर ट्रांसफर इन 145 डेज। और यहाँ पे आपको ये एज्यूम करना है कि भैया इसने क्या किया है, प्रॉपरली ही किसको अपॉइंट किया है, अपने इसको अपॉइंट किया है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है ना। ठीक है ना। अगर अजीज ने अगर अजीज ने अगर अजीज ने किसको, रहीम को अगर प्रॉपर तरीके से अपॉइंट किया है ना, देन ऐसे में फिर ये जो रहीम की वजह से अजहार को जो लॉस होता है, उसके लिए कौन लायबल नहीं होगा, एजेंट लायबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। इसका प्रोविजन कुछ नहीं है ना, तो इसका कंक्लूजन कुछ है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये डिफिकल्ट तरीके से तब पूछा होगा। अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं कि हम लोगों को भी डर, इतना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। है ना, इतना डिफिकल्ट तरीके से नहीं पूछ सकता होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकता है, और सब्स्टिट्यूट से तो क्वेश्चन आएगा। तुमको इतना याद रखना है कि अगर एजेंट ने सब्स्टिट्यूट एजेंट को अच्छे से अपॉइंट किया, प्रॉपरली अपॉइंट किया है, ड्यू डिलिजेंस से अपॉइंट किया है, बिल्कुल प्रॉपर केयर करके अगर अपॉइंट किया है, देन ये जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है ना, इसकी वजह से अगर कोई प्रिंसिपल को लॉस हो जाता है ना, इसके लिए एजेंट लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट करते टाइम कुछ नेग्लिजेंसी दिखाता है, प्रॉपरली अपॉइंट नहीं करता है, देन ऐसे में लॉ क्या कहता है ना, लॉ कहता है कि सब्स्टिट्यूट एजेंट की वजह से अगर कुछ प्रिंसिपल को लॉस हो जाता है ना, तो प्रिंसिपल को लॉस हो जाता है ना, देन एजेंट हैव टू पे सच लॉस टू दी प्रिंसिपल। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, डन है, जल्दी बोलो, ये डन है, ये डन है क्या? फुल तैयारी में आए हैं सब, फुल तैयारी में आए हैं भाई। ये दूसरे सेट में क्वेश्चंस इतने ही है। अरे बाप रे, दूसरे सेट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये है कौन सा वाला क्वेश्चन, क्रेडिट वाला। ठीक है, ये हो गया वैचारिक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये कंडीशंस एंड वारंटी का डिफरेंस, ये तो बहुत इजी था। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ये, इस गधे को मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क में 2 नंबर मत लिखना, उसने 2 नंबर ही लिख दिया, बताओ। है ना, मैंने बोला था उसको 2। अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस लेके आओ कि भाई हमसे होगा, हमने इतना मेहनत किया है, हम यहाँ तक पहुंचे। हम 6 महीने पहले कुछ नहीं थे, आज 6 महीने बाद अगर हम देखेंगे अपने आप को, तो हम लोगों ने बहुत बढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया है। अरे एक चीज बताओ, जिसको जो पता है ना, हर एक व्यक्ति को हर एक चीज अपने समय पे ही मिलता है। हाँ हाँ, अपने समय पे ही मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो हाथ बांध के बैठ जाए और जैसा बोल दे कि हाँ मेरा जब समय आएगा तो मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं है। आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए। पॉजिटिव जो वाइब्स होता है वो अपने आप को लेके आओ, मोटिवेट रखो, और अपनी मेहनत पे कभी कम मत रखो, अपनी मेहनत पे कभी कमी मत रखो। ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, मेहनत करने वाला कभी भी, वो हो सकता है उसको आज नहीं मिल रहा है, तो उसको कल तो मिल ही जाएगा। उसको अगर आज नहीं मिल रहा है, उसके लक में अगर आज नहीं लिखा हुआ है, तो मेहनत करने वाले को ना तो कल तो मिल ही जाएगा।